नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 30 नवंबर 2022। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे द हिंदू के समाचार पत्र में कौन कौन से आर्टिकल्स हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक टॉपिक टू द पॉइंट आसान शब्दों में समझा दूंगा। पहला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 6 पे मिलेगा। इसको आप सेकंड पेपर यानी कि राज व्यवस्था से जोड़ सकते हैं। अब देखिए, ये आर्टिकल जो है वो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी के द्वारा लिखा गया है। राजभाषा के विवाद को लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स पर हम लोग बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं। इस आर्टिकल में जो मुख्य बिंदु है वो हम समझेंगे कि हम परीक्षा में इसको कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, इस आर्टिकल की जो शुरुआत होती है ना, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि ये बात कर रहे हैं सहकारी संघवाद की। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि सहकारी संघवाद होता क्या है। देखिए, संघवाद क्या होता है, जिसको फेडरलिज्म बोलते हैं, उसमें सिंपल सा उसका कॉन्सेप्ट होता है कि एक है सेंटर और दूसरा है स्टेट। इन दोनों के बीच में जो शक्तियां होती हैं उनका बंटवारा हो जाता है। तो इस टाइप की जो राजनीतिक संरचना होती है उसको संघवाद कहते हैं। अब इस संघवाद में ना, इनके बीच में आपस में कैसे संबंध होते हैं, उस संबंधों के आधार पर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो सहकारी होता है और दूसरा होता है प्रतिस्पर्धा संघवाद। तो यहां पर सहकारी की बात आ रही, तो यानी कोऑपरेटिव की बात आ रही, यानी एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना। एक कोई एक्स प्रॉब्लम है, उसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिल के काम करेंगे। ये कोई नहीं कहेगा कि भाई ये तो आपका मैटर है, आप इसको समझो। अब जैसे यहां पर लिस्ट बनी होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट। तो अब मान लीजिए स्टेट लिस्ट के किसी विषय में स्टेट को कोई प्रॉब्लम आती है, तो सेंटर वहां पर यह नहीं कहेगा कि भाई ये तो आपका विषय है, आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यहां पर सहकारी की बात हो रही है, आपस में कोऑपरेट करके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करना है। तो इसी क्रम में बोला जाता है, जैसे यहां पर राजनीतिक संरचना को अगर आप देखोगे तो ऊपर सेंटर होता है, फिर स्टेट आता है, और फिर जो हमारी स्थानीय सरकारें होती हैं, ग्राम पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, ये आती हैं। परंतु ये आप देखोगे तो एक आपको वर्टिकल रिलेशनशिप दिख रहा होगा, ठीक है। बट जब भी हम लोग सहकारी की बात करते हैं तो कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं होता है, एक दूसरे के समानांतर होते हैं, यानी कि एक ही जगह पर है, कोई एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। तो ये होता है सहकारी संघवाद। अब यहां पर बात करी जा रही है सेटलिंग द लैंग्वेज फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि ऐसी सहकारी संघवाद, यानी कि जहां पर स्टेट और सेंटर दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो ऐसे सिनारियों में हमको भाषा का प्रयोग किस रूप में करना चाहिए। यहां पर देखिए ये तो मतलब हो गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। इसके बाद ना यहां पर एक वर्ड आता है कल्चरल शोविनिज्म। शोविनिज्म का मतलब होता है, एक होती है राष्ट्रभक्ति या राष्ट्रवाद। शोविनिज्म वर्ड वहां पे यूज करते हैं जहां पर अंध राष्ट्रभक्ति या अंध राष्ट्रवाद का यूज करा जाता है। यहां पर राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, हमारे संविधान में जो राजभाषा है उसके जो प्रावधान दे रखे हैं भाग 17 के अंतर्गत, जहां पर हम लोग 343 से लेकर 351 तक आर्टिकल पढ़ते हैं, उसमें संविधान ने ये चीजें बताई हैं कि देखिए, राज्य सरकार के ऊपर ना आप किसी भी भाषा को थोप नहीं सकते। यहां पर आपका मतलब है केंद्र सरकार से। परंतु यहां पर राइटर बताते हैं कि कुछ प्रावधान हाल ही के दिनों में ऐसे आए हैं, कुछ कानून ऐसे आए हैं, कुछ राजभाषा समिति की जो रिपोर्ट्स आई हैं, उससे ऐसा लगता है कि यहां पर कल्चरल शोविनिज्म देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहले यहां पर आर्टिकल 345 से राइटर शुरुआत करते हैं। 345 के अंतर्गत देखिए क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है कि राज्य जो होता है ना, उसको अपनी राजभाषा सेलेक्ट करने का अधिकार होता है। कोई भी राज्य का विधानमंडल होता है तो अपने यहां पे विधानमंडल के अंदर विधि बना के उस राज्य में कौन सी भाषा का वो यूज करना चाहता है, एक भाषा है या एक से अधिक भाषाएं हैं, तो उसके लिए वो लॉ बना सकता है। बट यहां पर देखा जाता है कि जो राज्य होते हैं वो अभी भी क्या होता है, बहुत सारे राज्यों में जो इंग्लिश होती है वो उसी का यूज करते हैं, और ऐसे जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं वो भी इंग्लिश का यूज करती हैं। इसी तरीके से जो 348वां आर्टिकल है, ये बताता है कि जो हमारा उच्चतम न्यायालय है और उच्च न्यायालय है, वहां पर जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी उसके लिए जब तक संसद जो है वो विधि बनाकर कोई भाषा को फाइनलाइज नहीं कर देती, तो यहां पर सारी जो कार्रवाइयां होंगी वो किस भाषा में होंगी, अंग्रेजी भाषा में। तो यहां पर संविधान जो है वो ये भी प्रावधान करता है। कहने का मतलब क्या है कि 345 का उदाहरण ले लें या 348 का उदाहरण ले लें, संविधान ने इसमें लिखा हुआ है 345 के अंदर राज्य को अधिकार दिया हुआ है, और 348 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषाएं हैं उसमें इंग्लिश संविधान में लिखी हुई है। उसके बावजूद भी
क्या होता है कि केंद्र सरकार कुछ ऐसे कभी कभी नियम बनाने की कोशिश करती है जिससे कि इन दोनों आर्टिकल्स में जो चीजें लिखी हैं उसको ओवरराइड करे। अब देखिए, जब राजभाषा की बात होती है तो राजभाषा अधिनियम जो था वो 1963 में बनाया गया था। उसी के अंतर्गत एक समिति बनाई गई थी जिसको हम लोग राजभाषा समिति के नाम से जानते हैं, वो 1976 में आई थी। अब यही राजभाषा समिति जो है, इसी का मुख्य काम होता है कि कैसे हिंदी को प्रमोट करने के लिए हम क्या काम कर रहे हैं, राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें क्या काम कर रही हैं, क्या क्या उसको प्रमोट करने के लिए और योजनाएं बनाई जा सकती हैं, वो ये काम होता है। अब आपको पता होगा कि यही जो राजभाषा समिति की रिपोर्ट थी, अब ये समिति को हेड कौन करता है? हमारे गृह मंत्री हेड करते हैं। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट किसको सौंपी? राष्ट्रपति को सौंपी। और जबकि यहां पर राइटर कहते हैं इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं रखी, यानी कि इन्होंने रिपोर्ट दिखाई नहीं। उसके जो मुख्य मुख्य कुछ प्रावधान थे केवल वो मीडिया के जरिए बाहर आ गए, परंतु इन्होंने अपनी तरफ से यह दिखाना जरूरी नहीं समझा। दूसरा पॉइंट यहां पर राइटर उठाते हैं कि देखिए, जब भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात होती है, यानी कि जो हमारे शैक्षिक संस्थाएं हैं, परंतु जब आईआईटी और आईआईएम जो राष्ट्रीय स्तर पे इंपॉर्टेंस रखने वाले जो शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं, उनको तो फाइनेंस करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसके लिए नियम बनाना इसका अधिकार हो जाता है। जबकि जो शिक्षा की जब बात करते हैं, एजुकेशन का जो सब्जेक्ट होता है, ये एक कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाता है। तो आप यहां पे तो बोलते हो कि 345 जो है वो राज्यों को अधिकार देता है अपनी भाषा चुनने का, परंतु जब शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में है तो राज्य के अनुसार जो भी पाठ्यक्रम जिस भाषा में होगा वो स्वायत्तता राज्य को मिलनी चाहिए। परंतु यहां पे क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये नियम निकाल दिया जाता है कि जो भी आईआईटी होंगे, जो आईआईएम होंगे, तो उनकी पाठ्यक्रम जो होगा वो अब हिंदी में स्टार्ट होगा। इस तरीके के जो नियम जिस तरीके से इस समिति ने बनाए थे, तो फिर ये दोनों चीजें एक दूसरे में विरोधाभासी प्रतीत होती हैं। अगला पॉइंट यहां पर आर्टिकल 351 को लेकर उठाते हैं राइटर। 351 में साफ साफ लिखा हुआ है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए जो संघ है उसका कर्तव्य होगा कि वो किस तरीके से इसको प्रमोट कर सकता है या उसका डेवलपमेंट कर सकता है। तो फिर जो 8th शेड्यूल में बाकी लैंग्वेजेस हैं उनका भी आप प्रमोशन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 8वां शेड्यूल जो है उसमें हमारी 22 राजभाषाएं दे रखी हैं, तो उसका भी प्रमोट करने का जो अधिकार होता है, जो प्रमोट करने का कर्तव्य होता है, वो भी संघ सरकार का होता है। क्योंकि हम कैसे एक कॉम्पोजिट कल्चर में रहते हैं, एक मिले जुले कल्चर में रहते हैं। तो आप केवल एक भाषा को प्रमोट कर रहे हो तो दूसरी भाषाओं को भी आप प्रमोट करिए। अब देखिए, यहां पर थोड़ा सा राइटर इतिहास की तरफ भी नजर डालते हैं। जिस समय मैंने आपको बताया कि जो राजभाषा अधिनियम 1963 में बनाया गया था, वो बनाया क्यों गया था? जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो साफ साफ देखिए यहां पर 343 में क्या लिखा हुआ है कि संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। और बट लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। और जब तक संसद ऐसा कोई विशेष प्रायोजन नहीं बनाती है तब तक अगले 15 वर्षों तक जो अंग्रेजी है वो भाषा रहेगी। ठीक है, तो अब क्या था कि 1950 से लेकर अगर 15 वर्ष आप काउंट करो तो 1965, तो जैसे जैसे 1965 आ रहा था ना, तो दक्षिण भारतीय राज्यों को यह लग रहा था कि भाई यहां पर जब हिंदी को ये लोग राष्ट्रभाषा का दर्जा दे देंगे तो जो भी सरकारी नौकरियां वगैरह होंगी, जो स्कूल होंगे, कॉलेजेस होंगे, तो वहां पर हिंदी कंपलसरी हो जाएगी। तो हमको एक तरीके से जो उत्तर भारतीय राज्य हैं वो दक्षिण भारतीय राज्य की जो संस्कृति है, जो भाषा है, उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहां पर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया इसके विरुद्ध में। तमिलनाडु में बहुत ज्यादा इस आंदोलन का जो हिंसात्मक रूप है वो देखा गया। उनको ये लगा कि वहां पे रोजगार का क्या होगा, उनके लोगों का भविष्य का क्या होगा। ऐसी हिंसात्मक घटनाएं वहां पे देखी गई कि 60 लोग जो थे वो वहां पे मारे गए। और अगर आज की भी बात करें तो पिछले भी महीनों में आपने ये न्यूज देखी होगी कि तमिलनाडु और केरला ने वापस से जो हिंदी भाषा था उसका विरोध किया जब राजभाषा आयोग की रिपोर्ट आई थी उसके बाद। उसी के साथ साथ ये देखा गया कि नवंबर 27 में एक 85 वर्ष के व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी लाइफ को जो है यहां पर समाप्त कर लिया। उन्हें लग रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हिंदी को इंपोज कर देगी तमिलनाडु के ऊपर। अब जैसे मैंने राजभाषा समिति के बारे में आपको बताया कि इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो गृह मंत्री होते हैं और 30 मेंबर यहां पर रहते हैं। यहां पर राइटर एक और चीज बोलते हैं कि जो ये राजभाषा समिति थी, ये जब भी अपनी रिपोर्ट निकालती थी तो 9th रिपोर्ट जब इनकी आई थी तब तक तो ये सबके सामने उस रिपोर्ट को रखते थे, परंतु जो 10वीं और 11वीं रिपोर्ट आई थी वो इन्होंने केवल प्रेसिडेंट को दी, पब्लिक डोमेन में नहीं रखी, जो उसके बारे में मैंने पहले आपसे चर्चा करी थी। अब जैसे इस रिपोर्ट में इन्होंने कुछ पॉइंट्स ऐसे लिख रखे थे कि जो बुक्स होंगी और जो कोर्स मटेरियल होगा, जो टीचर्स होंगे, वो आप अगर किसी चीज को हिंदी में पाठ्यक्रम कर रहे हो तो उसके लिए आपको ये सारे पॉइंट्स भी सोचने चाहिए कि ये सारे जो कारक हैं वो आपको हिंदी में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो आपके पास हिंदी में अवेलेबल हैं क्या? टीचर्स जो वहां पे आप रखोगे हायर एजुकेशन के लिए, तो उनकी जो हिंदी है वो
उस कोर्स को पढ़ाने के लिए पर्याप्त है? अब देखिए यहां पर कुछ पॉलिटिकल मुद्दे भी हैं, तो हमको राइटर की पर्सनल विचारधारा पे नहीं जाना है, हमको केवल उन पॉइंट पे रखना है जिस पे हम यूपीएससी में मेंस में उत्तर लिख सके। तो जैसे यहां पर जो आर्टिकल्स मेंशन थे राजभाषा समिति के बारे में जो बताया गया था, वो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था। लास्ट में ये बात रखते हैं कि देखिए एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो बात है ना, तो दोनों भाषाओं में यानी कि राज्य के अंदर जो बोली जाने वाली सर्वाधिक भाषा है और जो हिंदी है, तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए केंद्र सरकार को। अगला आर्टिकल देखिए प्रश्न संख्या 1 पे आपको मिलेगा, इसको आप सेकंड पेपर से जोड़ सकते हैं जहां पर हम लोग राज व्यवस्था की बात करेंगे। अब देखिए इस आर्टिकल में ना इसकी शुरुआत होती है कि भाई यहां पर एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल होती है, ठीक है। उस पिटीशन में ये लिखा होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से पूरी न्यायपालिका की अगर बात कर लें तो वहां पर जो केसेस पेंडिंग होते हैं, जो पेंडेंसी हो जाती है केसेस की, लंबित मामले होते हैं, उसको दूर करने के लिए उस पिटीशन में था क्यों नहीं जो जजेस की संख्या है उसको क्या कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए। तो यहां पर इस पिटीशन को देखते हुए जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने यहां पर टिप्पणी करी कि जो जुडिशरी है वो ओवरबर्डन इसलिए है बिकॉज ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम की वजह से ओवरबर्डन्ड है, ना कि संख्या की वजह से। जैसा कि इस पिटीशन में लिखा भी हुआ था कि अगर 34 से आप जजेस की संख्या यहां पर 70 कर दोगे तो जो भी लंबित मामले हैं वो जल्दी निपट सकते हैं। परंतु चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यहां पे कहना था कि ऐसा नहीं होगा। आपको ये लगता है कि यहां पर जजेस की संख्या दुगनी करने से मामले जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। यहां पर इन्होंने ये रीजन दिया कि भाई देखिए क्या होता है कि जो हम जजेस की संख्या को अगर दुगना करें तो यहां पर जो जजेस आएंगे वो क्वालिफाइड होने चाहिए, परंतु यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, जो वकील हैं, वो इतने क्वालिफाई, सारे वकील इतने क्वालिफाई नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सके या हाई कोर्ट के जज बन सके। तो पहली चीज तो इन्होंने ये रीजन दिया। दूसरा रीजन दिया इन्होंने सिस्टम को दोष दिया। अब सिस्टम की बात यहां पर कहां पर आती है, देखिए जब आप सुप्रीम कोर्ट का खंड पॉलिटी में पढ़ते हैं तो वहां पर आर्टिकल 124 आता है, ठीक है। तो 124 में देखिए एक शब्द लिखा हुआ है, जब हमारा संविधान बना था तो एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते। हालांकि यहां पर स्टार बना हुआ था, ठीक है। और ये कब तक कंडीशन थी, यहां पर देखिए सिस्टम जो बात करी जा रही है वो किसकी बात करी जा रही है, संसद की। यानी कि जो न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार होता है वो किसके पास होता है, वो हमारी पार्लियामेंट के पास होता है। देखिए ये वाला पैराग्राफ मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से निकाला है। तो 1950 में जैसा मैंने आपको बताया कि 7 जजेस वाली जो बात यहां पर करी जा रही थी, उसके बाद अगर आप बात करोगे ना तो 1950 में जो 8 जजेस थे यानी कि 7+1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के 1956 में इनकी संख्या कितनी कर दी गई, 11। 60 में ये संख्या 14 हो गई, फिर ये 18 हो गई। 1986 की बात करें तो ये 26 हो गई। तो ये जो निरंतर संख्याएं बढ़ती आ रही है ना, इसका बढ़ाने की जो शक्ति है वो किसके पास है, संसद के पास। तो जब संसद चाहेगी तभी ये जो जजेस की यहां पर संख्या है उसको इंक्रीज करा जा सकता है। अगर यहीं पर आप देखो कि कोर्ट में जो पेंडेंसी है केसेस की, तो 2022 में देखोगे खाली सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करेंगे तो मार्च 2022 का ये आंकड़ा है कि 70,000 केसेस की पेंडेंसी केवल सुप्रीम कोर्ट में है। हाई कोर्ट में तो ये 60 लाख के आसपास की है, और डिस्ट्रिक्ट अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करेंगे तो ये 4 करोड़ ये आंकड़ा पहुंच जाता है। तो ये काफी चिंताजनक विषय यहां पर देखने को मिलता है। अब ये आर्टिकल में इतना ज्यादा पॉइंट कुछ थे नहीं, बट यहां पर यही था कि जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी बताया कि जब डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं ना तो वहां पर 50 जजेस 1 मिलियन प्रति जो मिलियन लोग होते हैं उन पर 50 जजेस की संख्या होती है। इन्होंने ये भी बताया कि जब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, इनको जो लॉ मिनिस्टर थे उनकी तरफ से एक लेटर भी मिला था जिसमें लिखा हुआ था कि जो जुडिशियल स्ट्रेंथ है उसको 25% क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तब इन्होंने रिप्लाई दिया था कि जो 160 की स्ट्रेंथ है उसी को हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो उसके अलावा जो 25% बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं वो कैसे कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इनका इशारा था कि सरकार कुछ ऐसे प्रावधान यहां पर बनाए, कुछ ऐसी प्रणाली यहां पर बनाए जिससे कि यहां पर जो संख्या है उसको बढ़ाया जा सके। अगला आर्टिकल देखिए आपको प्रश्न संख्या 12 पर देखने को मिलेगा। इसको आप थर्ड पेपर से जोड़ सकते हैं जहां पर हम लोग पर्यावरण की बात करते हैं। यहां पर देखिए ये आर्टिकल हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, प्लस मेंस की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर एक टेक्नोलॉजी की बात हो रही है जिसको बोलते हैं CCUS, यानी कि कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। नीति आयोग ने क्या करा है कि प्रपोज करा है डीकार्बनाइजिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एमिशंस, यानी कि डीकार्बनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारे उद्योगों से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना, CO2 का उत्सर्जन होता है, उसको डीकार्बनाइजिंग किया जा सके, मतलब उसको कहीं पर
अवशोषित किया जा सके। अब देखिए ये कैसे, तो उसके लिए आपको ये प्रणाली के बारे में जानना होगा। तो जब इस प्रणाली के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो देखिए इसमें आता क्या है, कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायुमंडल में ना जाए, इसकी वजह से हमको उसको पकड़ना है। तो पहले आपने कैप्चर कर लिया, फिर उसको आप स्टोर करेंगे कहीं पर, जो आपने कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करा है, और फिर इसको कहीं पर यूज करेंगे, यानी कि यूटिलाइज करेंगे। तो इस तरीके से फ्लोचार्ट के रूप में आपको ये प्रोसेस करना होता है। अब अगर बात आती है कि कैप्चर करें कैसे, जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है उसको कैप्चर कैसे करा जाएगा, तो देखिए यहां पर तीन तरीके हैं। एक तो जैविक तरीका, एक भूवैज्ञानिक तरीका, और दूसरा टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो जैविक का मतलब है प्रकृति के माध्यम से हम इसको कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा उदाहरण है यहां पर पौधों के द्वारा। वन लगाइए, ठीक है, जब पौधा वनारोपण होता है तो जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्रकृति की CO2 है उसको अवशोषित करने का काम करते हैं। तो एक तरीके से ये कार्बन सिंक के रूप में होते हैं। दूसरा, जो हमारा समुद्र होता है उसके बॉटम में, तल में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ही मौजूद है। तीसरा, जैसे बात करी जाती है परमाफ्रॉस्ट की, तो परमाफ्रॉस्ट जो होती है ऐसी बर्फ जो पिछले 2 वर्षों से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमा है, तो उसके अंदर भी बहुतायत मात्रा में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ऑलरेडी अवशोषित रहती है। तो पेड़, मिट्टी, महासागर, ये सब किस में आ जाते हैं, भंडारण, जैविक कारकों में। भूवैज्ञानिक कारक की बात करेंगे तो देखिए भूवैज्ञानिक का मतलब होता है ज्योग्राफिकल कारण क्या हो सकते हैं। तो बहुत सारी चट्टानी संरचनाएं ऐसी होती हैं जिनके अंदर जो CO2 है वो भंडारित होता है। जैसे बात करते हैं इस्पात उद्योग, तो लौह इस्पात उद्योग से आपको पता है बहुत ज्यादा CO2 उत्सर्जित होती है। तो क्यों ना हम एक ऐसा भौगोलिक संरचना बनाएं, चट्टानी युक्त संरचना बनाएं, और उस चट्टानी युक्त संरचना में CO2 जो इस उद्योग से उत्सर्जित हो रहा है उसको यहां पर जाके स्टोर कर दें। कहने का मतलब है हमको चट्टान के माध्यम से उसको स्टोर करना है। टेक्नोलॉजी की जहां पर बात करते हैं तो यहां पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है ना, तो हम इसको निकालने के बाद इससे कुछ और एक्स्ट्रा उत्पाद बना दें। जैसे कि यहां पर बात होती है मीथेन में बना देना, या पानी में इसको कन्वर्ट कर देना, या ग्रेफीन में कन्वर्ट कर देना। तो इन सब उत्पादों में जब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे तो अब CO2 का, अब देखो CH4 हो गया, और यहां पर इसका हम लोग यूज कर सकते हैं प्राकृतिक गैस के रूप में। पानी को तो हम बहुत जगह यूज कर सकते हैं। ग्रेफीन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स जो अपनी इंडस्ट्री होती है वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे हम लोग कार्बन को कैप्चर कर सकते हैं। अब कैप्चर करने के बाद हमने उसको स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद अलग अलग जहां पर भी हमको उसको यूज करना है वहां पर हमने उसको यूज करा। बट ये इतना आसान नहीं होता है, इसमें भी कुछ चुनौतियां होती हैं, चैलेंजेस होते हैं। पहले तो ये सारे जो मेथड्स होते हैं ना, अगर आप भूवैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी की बात करोगे तो काफी ज्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि इनके लिए प्लांट लगाना, एक अलग से चट्टानी संरचना बनाना, वो काफी कॉस्टली पड़ता है उद्योगों को। तो वो ऐसा काम करते नहीं है पैसा खर्च करने से बचने के लिए। दूसरा, जब मान लीजिए ऐसे कामों में कोई व्यक्ति है वो CO2 को कैप्चर कर रहा है, CO2 से मीथेन बना रहा है, अब उससे आप बोलेंगे कि हमें मीथेन दे दो, हम कुछ प्राकृतिक गैस का यूज करना चाहते हैं, तो वो मीथेन आपको महंगी बेचेगा, क्योंकि भाई वो अपना खर्चा तो निकालेगा ही ना। अब प्राकृतिक रूप से जो मीथेन मिल रही है वो इसके तुलना में तो सस्ती होगी। तो यहां पर जो प्राकृतिक गैस वगैरह मिल रही है या फिर जो ग्रेफीन मिल रहा है वो बहुत ज्यादा महंगा होता है। तो इस वजह से भी लोग इसको कैप्चर करने से बचते हैं। तो इस आर्टिकल में वही बात हो रही है, नीति आयोग कह रहा है कि जो हमारे सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाली संस्थाएं हैं वो इस CCUS टेक्नोलॉजी का यूज करेंगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करेंगी। जैसे कि यहां पर बात हो रही है स्टील उद्योग की, सीमेंट उद्योग की, तेल उद्योग की, पेट्रोकेमिकल, रसायन उद्योग। तो ये सारे उद्योगों में CCUS जो टेक्नोलॉजी है इसका यूज करा जाए, जिससे कि जो हमारा लक्ष्य है 2050 तक जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हमको 50% करना है, उस लक्ष्य को हम हासिल कर सकें। अगला आर्टिकल देखिए आपको प्रश्न संख्या 7 पे मिलेगा, इसको आप थर्ड पेपर से जोड़ सकते हैं। ये भी देखिए पर्यावरण से संबंधित एक आर्टिकल निकला है, परंतु ये आर्टिकल हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक रिपोर्ट आई है, इन्विस्टैट रिपोर्ट, ठीक है, 2022। बेसिकली ये रिपोर्ट जो है ये पब्लिश कौन करता है, जो हमारा सांख्यिकी मंत्रालय है वो पब्लिश करता है। इस रिपोर्ट में ना बताया क्या गया है, पहली चीज जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है, यानी कि जो ठोस कचरा होता है हमारा, वो पहली चीज तो सॉलिड वेस्ट जनरेट हो दिया है। कोई भी स्टेट X है उसने सॉलिड वेस्ट जनरेट करा, वहां पर कचरा इकट्ठा हुआ। अब इस कचरे को आपको क्या करना है, डिस्पोज करना है, मतलब इसको कैसे नष्ट करना है। परंतु नष्ट करने का आप जो मेथड अपनाते हो उस मेथड से कहीं पर्यावरण को नुकसान तो नहीं कर रहे हो आप।
आप ये तो कर रहे हो कि ठीक है, अच्छी बात है, आप इस सॉलिड वेस्ट को आप डिस्पोज करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु उस प्रयास में तो कहीं आप अपने पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। इस चीज का आकलन करा जाता है इस एनविस्टैट रिपोर्ट में। अब इन्होंने आकलन जो करा है ना, उसमें केस स्टडी इन्होंने निकाली है दिल्ली की। दिल्ली के साथ साथ इन्होंने भारत के बाकी सारे राज्यों में भी जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी एक चर्चा करी है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये दिल्ली से शुरुआत करते हैं। तो दिल्ली में जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, जिसको MSW कहा जाता है, तो ये आंकड़ा देते हैं 2020 और 21 का, बताते हैं 40 लाख टन केवल इतना सॉलिड वेस्ट जो था वो दिल्ली में 2020 से 21 में निकला। और इसमें से मैक्सिमम पोर्शन ऐसा था जो था भोजन का, मतलब फूड का, जिसको डिकम्पोज किया जा सकता था। उसके अलावा कागज हो गया, ग्लास हो गया या मेटल हो गया, ये कुछ ऐसे पदार्थ थे जो धीमी मात्रा में डिस्पोज हो सकते थे। अब इस 40 लाख टन का 85% केवल घरों से आ रहा था, और जो 15% था वो आ रहा था दुकानों से, होटल से, रेस्टोरेंट वगैरह से। इसी ईयर ना, ये तो 40 लाख की बात हो गई, ये तो सॉलिड वेस्ट हो गया। 13 लाख टन इसके अलावा बता रहा हूं मैं आपको, ये कचरा यहां पर आया कंस्ट्रक्शन से, यानी कि जो निर्माण कार्य होता है उससे जो कचरा निकलता है, या फिर कोई बिल्डिंग का डिमोलिशन हो रहा है, कोई बिल्डिंग गिराई जा रही है, तो उससे जो कचरा निकलता है वो था 13 लाख टन सेम ईयर, यानी कि 2020-21 का। अगर बायोमेडिकल वेस्ट की बात करेंगे तो 11,000 टन के आसपास बायोमेडिकल वेस्ट आया है। अब बायोमेडिकल वेस्ट में जो भी सिरिंज लेना चाहते हैं आप, कोई एक्सपायरी दवाई हो गई या कुछ भी जो भी यूज होता है मेडिकल लाइन में, ठीक है, तो वो सब वेस्ट की बात यहां पर हो रही है। इसी के साथ साथ 3,000 टन के आसपास ऐसा हजार्डियस वेस्ट था जो खतरनाक, जिसको खचड़ा बोलते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए डायरेक्ट खतरा बन सकता है। अब वो किसी भी उद्योग से निकलने वाला कोई कचरा है या बैटरी से निकलने वाला कोई रासायनिक कचरा है, तो इस टाइप के कचरे को 3,000 टन यहां पर नापा गया। बट यहां पर एक खास बात क्या थी ना, आपको यहां से दिखाता हूं, यहां से आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जो सॉलिड वेस्ट था, ठीक है, उसका 50% दिल्ली ने क्या कर दिया है, उसको रिसाइकिल कर दिया है और उसको रीयूज कर दिया है। इसी तरीके से जो कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्यों का जो कचरा था ना, उसका 100% यहां पर क्या कर दिया गया है, रिसाइकिल या रीयूज, यानी कि उसको प्रोसेस करके दोबारा से उसको यूज करा गया है। प्लास्टिक वेस्ट में केवल 25% जो था उसको रिसाइकिल यहां पर ये कर पाए हैं। इसी के साथ साथ आप ये देखो कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका ये 31% तो रीयूज करते हैं। आप देखिए, बायोमेडिकल में कई बार ऐसा होता है कि उसमें बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं, तो उसको हम रीयूज नहीं कर सकते। तो जब रीयूज नहीं कर सकते तो उसका हम लोग इंसिनरेशन करते हैं, यानी कि इंसिनरेशन का मतलब होता है उस चीज को जला देना, क्योंकि जलाने से ही उसमें फायदा है। कोई भी वायरस या बैक्टीरिया वहां पर रह जाएगा तो वो ज्यादा दिक्कत कर देगा। और देखिए, बाकी अगर किसी आप कचरे की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का यहां पर कोई डेटा नहीं है, मगर यहां पर जलाया नहीं जा रहा, तो जलाने से भी क्या होता, पर्यावरण को कहीं ना कहीं कुछ प्रदूषण होता, तो वो चीज यहां पर देखी जा रही है। अगर वेस्ट टू एनर्जी की यहां पर बात करेंगे ना, तो केवल प्लास्टिक वेस्ट ऐसा है जिससे 22% प्लास्टिक से उसको ऊर्जा में परिवर्तित करा जा रहा है। अब जो खतरनाक अपशिष्ट में आते हैं, तो आप देख रहे होगे 11% एक्सपोर्ट में आ रहा, तो यानी कि जिस देश से वो चीज आई तो उसी देश में एक्सपोर्ट कर दी गई। ये आप बाकी राज्यों का देख पा रहे होगे। तो यहां पर देखो आप हिमाचल प्रदेश को, तो 98% यहां का जो सॉलिड वेस्ट होता है, ठीक है, उसको पूरी तरीके से प्रोसेस करा जाता है। इसी के साथ साथ अगर सेकेंड नंबर पे आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ आएगा। तो ये था इस पूरे आर्टिकल का सार। चलिए, आज मैं आपसे दो प्रश्न पूछता हूं। एक प्रश्न है कॉर्ड ब्लेड, बताइए ये क्या है, और दूसरा अर्थव्यवस्था से एक प्रश्न है स्वेट इक्विटी, ये क्या होती है। दोनों के कमेंट करके आंसर करिएगा। अब मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। पहला प्रश्न, देश के विभिन्न हिस्सों में लैंडफिल साइटों का ओवरफ्लो होना कचरा प्रबंधन नीति की विफलता की ओर इशारा करता है, आप इससे सहमत हैं। दूसरा है, भारतीय अदालतों में लंबित मामलों में भारी संख्या को केवल न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर हल नहीं किया जा सकता, समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। दोनों प्रश्नों को करने का प्रयास जरूर करिएगा। तो आज के सत्र में बस इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूं जो मैंने टू द पॉइंट चीजें आपको समझाने का प्रयास किया है वो आपको समझ में आ गई होंगी। आपसे फिर से मुलाकात होगी द हिंदू के अगले सत्र में। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।